बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 9 मुहर्रम उल हराम है। आज पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, जहां जहां मुसलमान बसते हैं, जहां जहां इंसान बसते हैं, वो सारे हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद में आज उनके दिल जो हैं वो दुखी हैं। और आज पूरे मुल्क के अंदर एक जानिब तो हज़रत हुसैन नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल के जानिसार साथियों की कुर्बानी के गम में मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें भी हैं, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब के लिए कुछ बड़ी अहम और अच्छी खबरें हैं, ताज़ा हवा के झोंके हैं। और इन ताज़ा हवा के झोंकों ने 3-4 बहुत बड़ी खबरों ने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो बदल के रख दिया है। और इससे बहुत से सवालात भी खड़े हो रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो हवास खो रही है। और इस सारी की सारी सिचुएशन में देखना यह है कि ये मामला क्या इसी तरह से आगे चलता है, क्योंकि कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव था। यानी कल बरोज़ जुमेरात 8 मुहर्रम उल हराम 27 जुलाई 2023 जो गुज़श्ता दिन है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जो मानी खेज हैं और जिसका जितना ज़्यादा मैं समझता हूं कि उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जाए वो कम है। ज़रा इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं। व्हाट द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले नाज़रीन कराम, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा और ये मुहर्रम उल हराम की सातें हैं और हम जब याद करते हैं उस अजीम कुर्बानी को, उस अजीम गम को, जो गम जो है दुनिया का हर गम और हर दुख और हर दर्द जो है वो वक्त के साथ कम होता है। ये वाहिद दर्द है, ये वाहिद कर्ब है, ये वाहिद गम, तकलीफ और कर्ब है। और कर्बो बला की जो याद है वो सबकी आंखों को अश्कबार कर देती है। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि पैगाम क्या है। वो अख्तर उस्मान साहब का एक शेर है कि कहते हो कि जब रूह से लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता। कहते हो कि हो उसवाए शबीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता। मैं तो समझता हूं कि उसवाए शबीर ये है कि दुश्मन को कटा हुआ सर मिल जाए लेकिन झुका हुआ नहीं, झुकना नहीं है, बातिल के सामने नहीं झुकना, अहदे हाजिर के यजीद की बैत नहीं करनी। यही वो पैगाम है। हर दौर का यजीद जो है वो गाली बन चुका हुआ है और ये करबो बला की वो अजीम कुर्बानी है जिसकी वजह से आज हर दौर का जो यजीद है वो गाली बन चुका है। लेकिन आज भी वो जिस तरह से शेर है ना कि हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को, तो अहदे हाजिर के यजीद को भी ललकारने की हिम्मत होनी चाहिए। यही पैगाम है वाक़या करबला का। अब ज़रा कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं जो मेरी जिम्मेदारी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि नून लीग और ताकतवर हल्के, पीपल्स पार्टी और ताकतवर हल्के, सब के ताल्लुकात, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात, ओवरऑल पीडीएम और ताकतवर हल्कों के ताल्लुकात, इन सब को अलग अलग समझने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के ताकतवर हल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। नून लीग के साथ कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है, नवाज शरीफ साहब को कुछ उन पे ट्रस्ट डेफिसिट है। एज अ होल नून लीग और पीडीएम जो है, नून लीग और पीपल्स पार्टी वो मिलके ताकतवर हल्कों को कुछ टफ टाइम दे रहे हैं। मैंने आपको परसों भी कहा था कि इस सब के अंदर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम वक्त है। इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन को बड़े एक तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब एक जानिब तो नून लीग अब जाहिर बात है बैकफुट पे भी आई और अब तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो उन्होंने भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जल्द वतन वापस आके हिफाजती जमानत लेंगे, अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। लेकिन इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। अलबत्ता ये अफवाह ज़रूर हो सकती है जैसे ज़राए के हवाले से होती है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इस हवाले से बातचीत हो रही है कि आया निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट कोई होना चाहिए या सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है। अगर इत्तफाक हो जाता है कि निगरान वज़ीर आज़म कोई सियासतदान हो सकता है तो वो इसहाक डार भी हो सकते हैं और किसी और सियासी जमात से भी कोई फ़र्द हो सकता है। ताहम हमारी कोशिश है कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म हो वो काबिल शख्स हो और वो सबको उसके ऊपर एतमाद हो। ऐसी आपकी ख्वाहिशात और ऐसे आपके अगर होते काम तो फिर क्या ही बातें होती। लेकिन अब
ایک جانب تو ناظرین کرام پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں، اس حکومت نے IMF کا ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو ایسے پورٹرے کیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا اچیومنٹ کر دیا، قرض پہلی دفعہ اتنی لوڈیاں ڈالی ہوں گی، اتنا شکر کیا ہوگا کہ، اور یہ سرنڈر ایگریمنٹ تھا کیونکہ حکومت کو انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دیا تھا۔ اور میں پہلے بھی آپ کو ایک اس کی اگزامپل دے چکا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک 50 منزلہ عمارت سے کسی کو دھکا دے دیں، اپنی طرف سے آپ سوچیں کہ وہ مر گیا ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ وہ معجزاتی طور پہ اس کی کچھ سانسیں ہیں، تو آپ نیچے جا کے اسپتال کی ایمبولنس بلائیں اور کہیں کہ دیکھو جی میں نے بچا لیا اسے اینڈ ٹائم پہ۔ ایسے نہیں ہے، عوام سب سمجھتی ہے۔ اب یہاں پر عالمی مالیاتی فنڈ کے مطالبے پر پاکستان میں شرح سود بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق IMF کے سٹاف لیول رپورٹ میں پاکستان پر سخت مانیٹری پالیسی جو ہے وہ جاری رکھنے پر زور دیا گیا، اور اسی سلسلے میں پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے شرح سود جو ہے اسے بڑھایا جائے گا۔ رائٹر سروے میں 16 میں سے 9 ماہرین شرح سود میں 1% اضافے کے اندازے لگا رہے ہیں۔ سروے کے 9 ماہرین سمجھتے ہیں کہ پیر کے اجلاس میں شرح سود کو 23% کر دیا جائے گا، یعنی obviously پاکستان کے لیے یہ خطرہ جو ہے یہ سر پہ منڈلا رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں۔ ایک جانب تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یورپ روانہ ہو گئے ہیں، دبئی اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے نواز شریف یورپ روانہ ہو چکے ہیں۔ نواز شریف تقریباً 2 ہفتے یورپ میں گزاریں گے اور خاندان کے دیگر افراد بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ 3 یورپی ملکوں کے دورے میں نواز شریف صاحب کی 2 اہم ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ اب ان یورپی ملکوں کے اندر کس سے اہم ترین ملاقاتیں نواز شریف صاحب نے کرنی ہیں، یہ بہت زیادہ غور طلب ہے۔ اور اس کے بعد برطانیہ جانا، یعنی یورپ کے اندر یورو ٹور ہے ایک طرح کا، 3 کنٹریز جائیں گے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے یورپ کے دورے پر جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جانے سے قبل فیملی کے ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وقت گزار سکیں، تھوڑی ویکیشنز کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور پاکستان آئے تو پھر ان کی دوبارہ طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کی اس یورپ کے ٹور کے اندر بھی کچھ بڑی اہم ملاقاتیں، اس حوالے سے میں مزید ڈگ کرتا ہوں اور مزید ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈیٹیلز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مزید کچھ ڈیولپمنٹس اگر مجھے مل جائیں، لیکن یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے، اسے ذہن نشین رکھیے گا، اس میں سے مزید خبریں نکلیں گی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب اب یہ obviously سب ملے تو ہوئے ہیں، لیکن اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اور کل ناظرین کرام جو آرمی ایکٹ میں بھی ترامیم اور دیگر معاملات بھی ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے ایوان بالا سے کل ہونے والے کل جو بلز منظور ہوئے تھے ان پر کہا کہ جی آج جس انداز سے بلز پاس کیے گئے یہ ایک سیاہ دن ہے، یہ بلز ہمیں آج ہی ملے ہیں، وہی سندھی قانون سازی کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں۔ وہ بات ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو ایسی پشیمانی یہ بیسیکلی پاکستان کے سب سے زیادہ کمپرومائز ڈپلومیٹس بن چکے ہیں، ود ڈیو ریسپیکٹ۔ بہت عزت تھی، بہت ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ یہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر، بہت اعلیٰ سطح کے اوپر یہ سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن اب وہ باتیں نہیں رہیں۔ اب صورتحال جو ہے وہ یکسر مختلف ہو چکی ہے اور ایکسپوز ہوئے ہیں بڑے بڑے نام، بڑے بڑے فن خان، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبروں پر۔ ایک تو جو آپ کے اپنے ہیں شہریار آفریدی صاحب، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کی اہلیہ کو بھی ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، پھر اہلیہ کو چھوڑا گیا، شہریار آفریدی کو بالکل بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کے بھائی کے حوالے سے ان کی ہمشیرہ کی وفات، یہ سارے واقعات انہوں نے جیل کے اندر یہ کرب اور دکھ برداشت کیا، ان کا ہاتھ تک پیرالائز ہو گیا، انہیں ایسی جگہ پہ رکھا گیا، مطلب ظلم کے وہ تمام تر پہاڑ توڑے گئے جو توڑے جا سکتے تھے۔ لیکن ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، there is a limit to ظلم اور انجسٹس۔ تو ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ تو شہریار آفریدی صاحب بھی کل چھوٹے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کل، ویسے آپ یہ دیکھیں کہ بغض ابھی تک اس حکومت کا ختم نہیں ہوا۔ سیمابیہ طاہر جو ہیں ان کے حوالے سے ناظرین کرام obviously ان کی ایک نا پی ٹی آئی کی یہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں جو شمالی پنجاب کی اور سابق ایم پی ہیں، انہیں اسلام آباد پولیس نے کل گرفتار کر لیا۔ یہ لائم لائٹ میں کس طرح ہی عدالت میں خان صاحب نے ان کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا، جیسے ایک والد اپنے بیٹی کے سر پہ دست شفقت
शफकत रखता है और बड़े एक अंदाज के अंदर वो जैसे बेटियां मिलती हैं वालिद से, उस तरह से खान साहब ने इनके सर के ऊपर वो रखा। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत को कैसे बर्दाश्त है, तो इन्हें उठा लिया गया। लेकिन ऑब्वियसली कल कुछ ठंडी हवा के झोंके जो आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो शहरयार आफरीदी साहब रिहा हुए, दूसरा शेर जो है अली मोहम्मद खान वो 8 बार गिरफ्तार होने के बाद बिलाखिर रिहा हो गए। निज़ाम जो है उसे ऑब्वियसली घुटने टेकने पड़ गए बहुत सी चीज़ों के अंदर। अब जो आईजीज और डिप्टी कमिश्नर्स और ये सब हैं, अदालतें इनके ऊपर बरम हो रही हैं और ऑब्वियसली जब इनके ऊपर डायरेक्टली अदालतों का अताब अगर आता है कि ये आप क्या आइन शिकनी कानून शिकनी कर रहे हैं, तो जो लोग इन्हें कह रहे हैं कि ये सब करो, ये उन्हें भी तो कल को जवाब दे देंगे। अब इमरान खान साहब के साथ मुश्किल तरीन वक्त में खड़े होने वाले अली मोहम्मद खान जो हैं वो भी कल मंजर आम पर आए, वापस आए। और अली मोहम्मद खान साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर बराह रास्त टीवी पर तकरीर करने पर पाबंदी खत्म कर दी। इमरान खान साहब के ऊपर लाइव तकरीर करने पर पाबंदी थी ऑफिशियली, लेकिन एक अनऑफिशियल अभी भी इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी है कि अनऑफिशियली पाकिस्तान का मीडिया जो है उसने मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब का ब्लैकआउट किया हुआ है। इमरान खान साहब का नाम तक लेने पर पाबंदी है। चेयरमैन पीटीआई कह देते हैं इमरान खान, ये लफ्ज इमरान खान अदा करने के ऊपर मीडिया को अताब का निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए मीडिया डरता है। लेकिन ये भी एक बड़ी अपडेट है कि कम अज कम इमरान खान साहब के ऊपर से एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप तो रहेगी, लेकिन ये जो पाबंदी हटी है ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है, ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि शायद हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उन्होंने बेहतरीन एक स्टेटमेंट जारी की है और मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को दीवार के साथ ना लगाएं, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। सियासी निज़ाम मजबूत होगा, पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। जो लोग हमें छोड़ गए उन्हें बुरा भला नहीं कहता, वक्त इम्तिहान का था, अपने लीडर के साथ खड़े रहते तो अच्छा था। और अली मोहम्मद खान डटे रहे हैं और इन्होंने खान साहब को एक मैसेज भी दिया था कि खान साहब जब आपको लगा ना कि पीछे कासिम और सुलेमान भी नहीं है आपके बेटे में, तो आपको अली खड़ा नजर आएगा, और अली मोहम्मद खान ने यह साबित भी किया। अच्छा, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ कही है जो मुझे लगता है बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ऐलान है, इन्होंने कहा कि इदारों से गलत फहमियों के खात्मे के लिए काम करूंगा, इलेक्शन में फैसला आवाम को करने दें, जरदारी फजल रहमान नवाज शरीफ का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, मुल्क को आगे बढ़ना है तो किसी जमात को कॉर्नर ना किया जाए। साबिक वजीर आजम पर दहशतगर्दी के मुकदमात से मुल्क की बदनामी हुई, 9 मई को जिन लोगों ने नुकसान किया वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, जमात तालीम याफ्ता लोगों की है, जिसने गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए, मुल्क को पुरअमन तरीके से शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए, पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई मेरे लीडर हैं और दोबारा मैं अपने लीडर को वजीर आजम बनता देख रहा हूं। वेरी वेल आपके लिए आर्टिकुलेटेड स्टेटमेंट और इंतहाई मैच्योर स्टेटमेंट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है कि सियासी निजाम का मजबूत होना, पाक फौज का मजबूत होना मुल्क के मजबूत होने की जमानत है, और इदारे जो हैं उनके साथ ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा ऐलान है और यही जिसे कहते हैं ना वक्त की जरूरत है, और यही वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए। जो लोग इमरान खान को कहते थे ना खान साहब इदारों से लड़ पड़े, और जो आपको कहते हैं ना कि हाथ हौला रखे खान साहब, वो बुज़दिल है, यकीन माने वो सब लोग सबसे पहले भागे हैं। और जो लोग खान साहब के साथ थे, खान साहब के लॉयल थे ना, वो खान साहब कहते थे खान साहब इतना हाथ हौला रखे, इधर से चले आप तेज कर लें काम, इधर से थोड़ा सा, वो लोग खान साहब के साथ डटे रहे बिकॉज दे वर लॉयल टू इमरान खान एंड दे हैव प्रूव्ड इट। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए अली मोहम्मद खान जो है 80 दिन बाद अली मोहम्मद खान साहब जो है वो रहे होंगे। आप देखें कि 80 दिन वो बंदा डटा रहा है, और 80 दिन ये एक एक दिन कैसा गुजरता है आपको पता है। ये कोई आम जेल तो नहीं है, आम जेल तो लोग सालों बर्दाश्त कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो ये लोग तो 2-2 दिन नहीं बर्दाश्त कर सके थे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जारी बात है। और होपफुली अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे और पीटीआई के लिए ताज़ा हवाओं के झोंके जो हैं वो इसी तरह से जारी रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।